हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनोज एजुकेशनल स्टडी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मैकाले विवरण पत्र 1835, मैकाले मिनट्स 1835 के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली क्लासों में हमने जो वीडियो देखे उनके माध्यम से हम आपको प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को बनाए रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद के बारे में अध्ययन किया हम लोगों ने। इसके अलावा हमने जाना कि बच्चों के अधिकार क्या होते हैं, बाल अधिकार क्या होते हैं। हमने जाना कि बच्चों के अधिकार को दिलाने के लिए या उनकी शिक्षा को उनके सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए आरटी एक्ट 2009 के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। और पिछला ही वीडियो था भारतीय शिक्षा का इतिहास, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो इतिहास था उसमें मैकाले मिनट्स या मैकाले विवरण पत्र 1835 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे जरा। मुझे ऐसी पूरी आशा है जब ये वीडियो समाप्त होगा तो आपको जो भी समस्या होंगी मैकाले की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा पद्धति से जुड़ी हुई, उसका समाधान आपका हो चुका होगा। शायद ही आपको कभी कोई पुस्तक उठानी पड़े या कोई किताब उठानी पड़े जिससे आपको मैकाले के बारे में पढ़ना पड़े। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सब में उस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैकाले से संबंधित, वो इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे। मैं चाहता था कि व्यक्ति शरीर से तो भारतीय रहे, सामने से देखने में तो भारत का हो, लेकिन उसकी सोच, उसका पहनावा, उसकी शिक्षा सब अंग्रेजी हो, सब अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में ही शामिल हो। यह मैकाले चाहता था। इस तरह से वह अपने मैकाले विवरण को लेकर आया। अब हम उस मैकाले विवरण का अध्ययन करते हैं तरीके से। हम उसमें देखते हैं जो मैकाले का विवरण था वो 1813 का चार्टर एक्ट जो 1813 ईस्वी में आया था, उसके 43वें अधिनियम में कुछ पॉइंट कहे गए थे। मैकाले ने उन बिंदुओं को घुमा दिया अपने तरीके से, अपने फायदे के अनुसार, या कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे के अनुसार उसको यूज किया और उन बिंदुओं को इस तरह से अनुवादित कर दिया और उसे मैकाले विवरण पत्र में सम्मिलित कर दिया और उसी के आसपास अपनी शिक्षा व्यवस्था को घुमाने का प्रयास किया। मैकाले जब भारत आया उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मैकाले 10 जून सन 1834 ईस्वी को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। उस समय प्राच्य और पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उस समय राजा राम मोहन राय जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए पूरा प्रयास किया, कहीं ना कहीं अंग्रेजी के समर्थक भी थे। इस चीज का फायदा मैकाले ने उठाया। तो जब मैकाले से कहा गया कि आप ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को सुलझाइए, तो इस सुलझाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले से कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। 1813 का चार्टर एक्ट जो कहता था कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की स्वीकृति, और दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। इसी के साथ साथ ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। लेकिन मैकाले ने इस जो 43वीं धारा थी 1813 के चार्टर एक्ट की, उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की अपने विवरण पत्र में। उसने कहा कि 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। इस पॉइंट को आप समझेंगे
जो धनराशि 1 लाख की स्वीकृत की गई थी, सरकार पर प्रतिबंध नहीं है, मतलब उसको किसी भी तरह से अपनी इच्छा अनुसार, यानी अंग्रेजी साहित्य के विकास में लगाए या अंग्रेजी स्कूलों को खोले, किसी भी तरह से लगाए, यानी सरकार बाध्य नहीं है या प्रतिबंधित नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार ही वो खर्च उसको कर सकती है। दूसरा पॉइंट था साहित्य। शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं। ये इसने फिर यहां पर अपना दिमाग दौड़ाया मैकाले ने, और उसने कहा कि अगर साहित्य की बात हुई है तो वहां केवल अरबी साहित्य की बात नहीं हो रही है, ना संस्कृत साहित्य की बात हो रही है, यहां पर अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जा सकता है, उसका भी प्रचार और प्रसार किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट था भारतीय विद्वान, मुसलमान, मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। जैसा कि चार्टर एक्ट में विद्वान शब्द था, तो मैकाले ने इस विद्वान शब्द की व्याख्या भी अपने तरीके से की, और उसने कहा कि विद्वान भारतीय विद्वान, मुसलमान, मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी का विद्वान ना हो, हम चाहें तो अंग्रेजी का विद्वान भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं, ऐसा मैकाले ने कह दिया। और इस तरीके से कहीं ना कहीं उसने अपना जो विवरण पत्र रखा, इन्हीं चार्टर एक्ट के बिंदुओं को ध्यान में रखकर स्मरण या विवरण पत्र 1835, जैसा कि आप जानते हैं तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने थॉमस वेलिंगटन मैकाले से शिक्षा संबंधी कुछ सुझाव मांगे। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना परामर्श भेजा, और इसी के साथ साथ इस परामर्श या इस विवरण में मैकाले ने एक कथन भी लिखा कि एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत और अरबी साहित्य है। आप समझ सकते हैं मैकाले क्या कह रहा है। मैकाले ये कह रहा है पूरी दुनिया में जितना भी संस्कृत और अरबी साहित्य है उसको आप ले आइए, और एक इंग्लिश का जो लाइब्रेरी होगी या अंग्रेजी का पुस्तकालय होगा, उसकी एक अलमारी उस संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। इस तरह से उसने आज्ञा पत्र अपना तैयार किया। उस आज्ञा पत्र में उसने कुछ प्रमुख बिंदु इस तरह से रखे। पहला बिंदु था साहित्य व विद्वान शब्दों का तात्पर्य। जैसा कि आपने पढ़ा था, अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि 1813 के जो चार्टर एक्ट में विद्वान शब्द था उसकी व्याख्या को थोड़ा चेंज कर दिया। तो यहां पर जब साहित्य और विद्वान शब्दों का तात्पर्य केवल मौलवी या हिंदू विद्वान ना होकर अंग्रेजी विद्वान भी इसमें सम्मिलित हैं। दूसरा पॉइंट उसने दिया, अंग्रेजी विश्व की सर्वोत्तम भाषा है, इसे भारत में भी पढ़ाया जाए। अगला पॉइंट था, अंग्रेजी ही नव जागरण का एकमात्र साधन है, यानी आपका जो पुनरुद्धार होगा वो अंग्रेजी से ही होगा, उसके अलावा कोई भाषा नहीं है जो आपको नव जागृत कर सके, ऐसा मैकाले मानता था। और अगला पॉइंट था, प्राच्य विद्यालयों में छात्रों को छात्रवृत्ति न देने से बचने का उपाय, यानी जो विद्यालय चल रहे थे उस समय, उन विद्यालयों में बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, उसको ना दिया जाए, ये कहा। और पॉइंट दिए इसके साथ साथ उसने, मैकाले ने कहा कि प्राच्य शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा को अधिक अनुदान मिलने लगा। यानी मैकाले ने जब ये अपना विवरण पत्र तैयार किया तो जो प्राच्य शिक्षा थी उसे कम पैसा मिलने लगा, अंग्रेजी शिक्षा को अनुदान अधिक मात्रा में दिए जाने लगे। फारसी की जगह अंग्रेजी को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया। जो आपके न्यायालय चलते थे उसमें फारसी भाषा यूज होती थी, लेकिन मैकाले ने वहां पर अंग्रेजी भाषा न्यायालय की भाषा बना दी। यह भारत में शिक्षा प्रणाली की स्थापना का एक प्रयास था जिसमें समाज के केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की बात थी। यानी मैकाले चाहता था केवल जो समाज का उच्च वर्ग है वो शिक्षा प्राप्त करे, और वो भी किसमें? अंग्रेजी भाषा में। इसको हम अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत
भी कहते हैं, या इसे छनाई का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्पंदन सिद्धांत। उसका मानना यह था कि सबको शिक्षित करना संभव नहीं है, असंभव है, अतः शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दे दी जाए, जो उच्च वर्ग है उसे शिक्षित कर दिया जाए, तो वहां से छन छन कर जन सामान्य तक शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। ऐसा मैकाले मानता था। उसका मानना था, जो आपका अधोगामी निषेधन सिद्धांत था, कि शिक्षा को उच्च वर्ग को दे दो, गरीब वर्ग को शिक्षा हम देंगे तो समय की बर्बादी होगी, वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे, उनके पास साधन नहीं है, तो शिक्षा को हम दे दें एक उच्च वर्ग को, तो उच्च वर्ग शिक्षित हो जाएगा, तो वो छन छन के छनाई के द्वारा वो शिक्षा निम्न वर्ग तक भी पहुंच जाएगी। ऐसा मानना था मैकाले का। सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे लागू किया। वुड डिस्पैच के पहले तक इस सिद्धांत के तहत भारतीयों को शिक्षित किया गया। जब तक वुड डिस्पैच नहीं आया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, उससे पहले तक जो आपका मैकाले का विवरण पत्र था, उसी के आधार पर या उसी के जो बिंदु दिए गए थे, उसी के आधार पर भारतीयों को शिक्षित किया गया। अब हम देखते हैं मैकाले के जो घोषणा पत्र के गुण या दोष, क्या गुण थे क्या दोष थे। देखिए, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। गुण भी बहुत हैं और दोष भी बहुत हैं। समाज कहीं ना कहीं बटा हुआ था, उसमें एकजुटता भी कहीं ना कहीं आई एक ऐसे वर्ग में जो वहां से कटा हुआ था। तो हम गुण दोषों को देखते हैं। पहले बात करते हैं हम दोषों की। कहीं ना कहीं केवल अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई थी, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना कर दी गई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो भारतीय समाज का निम्न वर्ग का व्यक्ति था या जो मजदूर वर्ग का व्यक्ति था, उसके मन में कुंठा थी और अपने ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय धर्म की अवहेलना की गई। यानी भारतीयों का धर्म था उसको बिल्कुल अलग रख दिया गया और विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया। यानी जो विदेशी साहित्य था, विदेशी सभ्यता थी, विदेशी कल्चर था, उसको भारतीयों पर थोप दिया गया। भारत में एक ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करे। यानी एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा रहा था जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ करे, यानी अंग्रेजों के गुलाम तैयार किए जा रहे थे। आप दूसरी भाषा में इस चीज को समझ सकते हैं। अब इससे लाभ क्या हुआ? लाभ यह हुआ कि भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खुल गए। उनको मालूम पड़ गया कि कैसे क्रांति आती है और कैसे स्वतंत्रता मिलती है या स्वतंत्रता होती क्या है, ये जानकारी भी कहीं ना कहीं उनको मिल गई। जब उन्हें पाश्चात्य साहित्य को पढ़ने का अवसर मिला तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्हें वहां जानकारियां हुई कि क्रांति क्या होती है और किस तरह से हम आज़ादी भी पा सकते हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो 1857 की क्रांति हुई थी, वहां भी जो मैकाले का विवरण पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया। भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास कहते हैं कि मैकाले विवरण पत्र के द्वारा ही किया गया। और जैसा कि मैंने कहा, भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हो गई। यानी भारतीय जानने लगे, समझने लगे अपने अधिकारों को। उन्हें मालूम पड़ गया क्या उनके लिए आवश्यक है, क्या उनके लिए आवश्यक नहीं है। इस तरह से मैकाले ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को दिया। आज हमने मैकाले के विवरण पत्र 1835 को अच्छी तरह से समझा और समझा कि मैकाले चाहता क्या था, मैकाले कैसी शिक्षा देना चाहता था। शिक्षा तो छोड़िए, वो अपनी जो अंग्रेजी भाषा थी या अंग्रेजी साहित्य था, अंग्रेजी कल्चर था, उसको हम पर थोपना चाहता था। समझ में आया होगा कि मैकाले विवरण पत्र में क्या क्या दिया गया है, क्या उसके भविष्य में या स्वतंत्रता के पश्चात क्या असर हुआ देश की शिक्षा व्यवस्था पर। कल हम अध्ययन करेंगे वुड डिस्पैच के बारे में। आप अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें, उन्हें जानकारी दें और वो भी इन क्लासों से जुड़ सकें। इसी के साथ धन्यवाद।